इनकम टैक्स की मैराथन क्लास में आपका स्वागत है। स्टार्ट करेंगे हम चैप्टर 1 से, बेसिक कॉन्सेप्ट्स एंड कंपटीशन ऑफ टैक्स। ये क्लासेस सीए इंटर के लिए एप्लीकेबल है। इसमें हम लोग कवर करेंगे फाइनेंस एक्ट 2021, जो कि एप्लीकेबल रहेगा नवंबर 2022 एग्जाम्स के लिए। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं। पहला टॉपिक, इनकम टैक्स लॉ का सोर्स क्या है इंडिया में। तो एक तो इनकम टैक्स एक्ट है, जो हम लोग सारे सेक्शंस पढ़ते हैं इनकम टैक्स एक्ट के पढ़ते हैं। साथ में साइड बाय साइड जो एनुअल फाइनेंस एक्ट आता है, उससे हमें रेट ऑफ टैक्सेस और जो अमेंडमेंट्स आती हैं इनकम टैक्स एक्ट में, वो थ्रू फाइनेंस एक्ट आती हैं। अब फाइनेंस एक्ट में भी एक बात ध्यान रखिएगा, 3 शेड्यूल्स हैं फाइनेंस एक्ट के अंदर। मतलब फर्स्ट शेड्यूल में 3 पार्ट्स हैं, और ये पार्ट 1 जो होता है, पार्ट 2, पार्ट 3, इसके अंदर रेट ऑफ इनकम टैक्स होते हैं। हमें जो रेट्स लगाने होते हैं ना, वो होते हैं पार्ट 3 के। पार्ट 3 में एडवांस टैक्स के रेट दिए होते हैं अपकमिंग असेसमेंट ईयर के, यानी जिस ईयर में बजट आ रहा है उससे जो अगले साल का असेसमेंट ईयर है, उसी के तो हमें रेट ऑफ टैक्स चाहिए होते हैं। तो आपको ध्यान रखना है, जो हम लोग टैक्स के रेट वगैरह लगाते हैं प्रीवियस ईयर में, वो पार्ट 3 में दिए होते हैं फर्स्ट शेड्यूल के। ये फर्स्ट शेड्यूल किसका है? फाइनेंस एक्ट। वैसे मेन बुक को इसको हमने काफी डिटेल में कवर किया हुआ है, बट समराइज प्रोविजंस में हमने इसको डिटेल में कवर नहीं करा। अच्छा, फिर हमारा सोर्स क्या है इनकम टैक्स का? इनकम टैक्स रूल्स। कौन फ्रेम करता है इनकम टैक्स रूल्स? सीबीडीटी। सर्कुलर्स भी इशू करता है सीबीडीटी, और जो नोटिफिकेशंस होती हैं ये इशू करती है सेंट्रल गवर्नमेंट। और सर्कुलर्स के बारे में आप एक बात पढ़ते रहे कि सर्कुलर्स डिपार्टमेंट पे बाइंडिंग होते हैं पर असेसी पे बाइंडिंग नहीं होते हैं। और एक था हमारे केस लॉज। केस लॉज में हमने ये सीखा था कि जो सुप्रीम कोर्ट के केसेस के जजमेंट आते हैं वो सारे के सारे कंट्री पे अप्लाई करते हैं, और सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट को नलीफाई करने का एक तरीका है लॉ में अमेंडमेंट। तो ब्रॉडली 5 सोर्सेज थे: इनकम टैक्स एक्ट, फाइनेंस एक्ट, इनकम टैक्स रूल्स, सर्कुलर्स, नोटिफिकेशंस, और हमारे ये केस लॉज। फिर एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पेपर में भी आया था कि प्रोवाइजो और एक्सप्लेनेशन में क्या फर्क होता है। एक टॉपिक ये भी था कि एक सेक्शन के अंदर सब सेक्शन होते हैं, क्लॉजेज होते हैं, सब क्लॉजेज होते हैं। तो हमने ना एक डिफरेंस करा था सब सेक्शन और क्लॉजेज का भी। सब सेक्शन हम कब बोलते थे? अगर एक सेक्शन के अंदर अलग अलग जो टॉपिक हैं वो आपस में इंटर रिलेटेड हैं, तो हम बोलते थे सब सेक्शन। लेकिन अगर सेक्शन के जो नीचे के पार्ट्स हैं वो अगर इंडिपेंडेंट हैं, तो हम बोलते थे क्लॉजेज। तो मैंने आपको बताया था सेक्शन 2 जो है इनकम टैक्स एक्ट में, उसके सब सेक्शन नहीं, उसके क्लॉजेज हैं। सेक्शन 2 में था क्या? डेफिनेशन। डेफिनेशन सारी इंडिपेंडेंट थी फ्रॉम ईच अदर, तो हमने सेक्शन 2 में बोला था क्या है? क्लॉजेज। एक सेक्शन और बता दो, सेक्शन 10। जितनी भी एग्जम्पशंस हैं उसके अंदर भी हम कभी सब सेक्शन नहीं बोलते इनकम टैक्स एक्ट में, हम सेक्शन 10 के भी क्या बोलते हैं? क्लॉजेज हैं। जैसे 10(1) एग्रीकल्चरल इनकम इन इंडिया इज एग्जाम, ये सेक्शन 10 सब सेक्शन 1 है या क्लॉज 1 है? क्लॉज 1। तो एक तो आपको ये डिफरेंस माइंड में रखना है, डिफरेंस बिटवीन सब सेक्शन एंड क्लॉज। और एक आपको डिफरेंस माइंड में रखना है प्रोवाइजो और एक्सप्लेनेशन का, वही मैंने डाला है समरी के अंदर। प्रोवाइजो और एक्सप्लेनेशन में क्या डिफरेंस है सुनना। चाहे कोई सेक्शन है, चाहे कोई सब सेक्शन है, चाहे कोई क्लॉज है, प्रोवाइजो सेक्शन की भी हो सकती है, सब सेक्शन की भी हो सकती है, क्लॉज की भी हो सकती है। सिमिलरली जो एक्सप्लेनेशन है वो सेक्शन की भी हो सकती है, सब सेक्शन की भी हो सकती है, क्लॉज की भी हो सकती है। तो अगर आप नोटिस करो, समरी में हमने क्या करा, प्रोवाइजो इज, एक्सप्लेनेशन इज, ये दोनों कॉमन है। बस प्रोवाइजो क्या बताती है? कोई एक्सेप्शन, कोई कंडीशन या कोई मॉडिफिकेशन। साथ में सबके एसएसएस है, क्योंकि प्रोवाइजो इससे ज्यादा भी हो सकती हैं। जबकि एक्सप्लेनेशन क्या देती है? क्लैरिफिकेशन। तो ये क्वेश्चन जरूर याद कर लेना, प्रोवाइजो और एक्सप्लेनेशन का डिफरेंस। प्रोवाइजो क्या बताती है? कोई एक्सेप्शन, कोई कंडीशन या कोई मॉडिफिकेशन। किसकी? किसी सेक्शन की, किसी सबसेक्शन की या किसी क्लॉज की। जबकि एक्सप्लेनेशन क्या बताती है? कोई क्लैरिफिकेशन। किससे रिलेटेड? कोई सेक्शन, कोई सबसेक्शन या कोई क्लॉज। ये टॉपिक मैंने यहां क्यों रखा है, प्रोवाइजो वर्सेस एक्सप्लेनेशन? क्योंकि ये सारे ना सेक्शंस के अंदर ही होता है, और सेक्शंस किसका पार्ट है? इनकम टैक्स एक्ट। सेक्शन, सबसेक्शन, क्लॉज सारा किसका पार्ट है? इनकम टैक्स एक्ट। चलते हैं आगे। अगला टॉपिक है जी चार्ज ऑफ इनकम टैक्स। इनकम टैक्स किस पे लगता है? पर्सन पे। और पर्सन कहां डिफाइंड है? सेक्शन नंबर 231। तो पर्सन का डेफिनेशन फटाफट आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पे ये रहा। पर्सन इंक्लूड्स, एक तो पर्सन में कौन लोग आते हैं? इंडिविजुअल, चाहे माइनर हो, चाहे मेजर हो, चाहे साउंड माइंड का हो, चाहे अनसाउंड माइंड का हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, जो कमा रहा है उसे टैक्स देना पड़ेगा।
इररिस्पेक्टिव, चाहे वो माइनर है, मेजर है, साउंड है, अनसाउंड है। दूसरा HUF, इसमें हिंदू अनडिवाइडेड फैमिलीज, जैन अनडिवाइडेड फैमिलीज, सिख अनडिवाइडेड फैमिलीज, ये सभी शामिल है। हालांकि मेन नोट्स के अंदर दया भागा, मिताक्षरा, वो सब भी दे रखा है, वो हमने यहाँ समरी में कवर नहीं करा, आपको मेन बुक से पढ़ना पड़ेगा। थर्ड, फर्म। ध्यान रखिएगा पूरे इनकम टैक्स एक्ट में फर्म में LLP भी शामिल है, जब तक एक्ट में कुछ और ना लिखा हो। यानी अगर एक्ट में कहीं भी वर्ड लिखा है फर्म, इट इज डीम्ड कि इसमें क्या शामिल है, LLP। पर अगर किसी सेक्शन ने लिख दिया दिस प्रोविजन अप्लाइज टू फर्म एक्सेप्ट LLP, फिर आपको सेक्शन की बात माननी पड़ेगी। और कौन आता है पर्सन के अंदर, कंपनी। अब कंपनी इंडियन कंपनी भी हो सकती है, डोमेस्टिक कंपनी भी हो सकती है, फॉरेन कंपनी भी हो सकती है। इंडियन कंपनी का डेफिनेशन क्या है हमारे एक्ट में, वो कंपनी जो इंडिया में रजिस्टर्ड है प्लस जिसका मेन ऑफिस इंडिया में है या रजिस्टर्ड ऑफिस इंडिया में है। डोमेस्टिक कंपनी कौन सी होती है, हर इंडियन कंपनी डोमेस्टिक कंपनी है, हर इंडियन कंपनी डोमेस्टिक कंपनी है। पर कुछ और कंपनीज भी डोमेस्टिक कंपनीज हो सकती हैं, जैसे कि जो इंडिया में एजीएम होल्ड करती हो, जो इंडिया में डिविडेंड देती हो, और जो रजिस्टर ऑफ शेयर होल्डर्स कहां मेंटेन करती हो, इंडिया में। यानी ये तीन कंडीशंस अगर आप पूरी कर लेते हो तो आप भी कौन सी कंपनी बन जाओगे, डोमेस्टिक कंपनी, चाहे आप इंडिया में रजिस्टर्ड नहीं भी हो। डोमेस्टिक कंपनी का डेफिनेशन हमें क्यों पढ़ाना पड़ता है, क्योंकि फॉरेन कंपनी का डेफिनेशन तब समझ में आता है। क्योंकि फॉरेन कंपनी का डेफिनेशन क्या है, वो कंपनी जो डोमेस्टिक कंपनी नहीं है। फर्क क्या पड़ेगा, फॉरेन कंपनी पे रेट ऑफ टैक्स अलग है और डोमेस्टिक कंपनी पे रेट ऑफ टैक्स अलग है। पर अभी फिलहाल हम तो पर्सन का डेफिनेशन पढ़ रहे हैं। पर्सन की डेफिनेशन में क्या कवर्ड है, कंपनी। कंपनी के अंदर इंडियन कंपनी, डोमेस्टिक कंपनी, फॉरेन कंपनी सब कवर्ड है। फटाफट रिपीट करो, पर्सन में कौन लोग आगे, इंडिविजुअल, HUF, फर्म, कंपनी। आगे बढ़ते हैं, BOI और AOP, ये दो पढ़े थे हमने। और बॉडी ऑफ इंडिविजुअल्स में हमने कहा था कि सिर्फ इंडिविजुअल्स इसके अंदर मेंबर होंगे, जबकि AOP के अंदर एक इंडिविजुअल और एक पार्टनरशिप फर्म भी मेंबर हो सकते हैं, एक इंडिविजुअल और एक कंपनी भी आपस में मेंबर हो सकते हैं। और हमने डिस्टिंग्विश कैसे करा था, भाई जब दो लोग इकट्ठे काम कर रहे हैं, अगर तो पार्टनरशिप ही बना लेंगे उसे तो हम फर्म बोलेंगे, लेकिन अगर वो फर्म वगैरह के फीचर नहीं लेके आते तो या AOP बनेंगे या वो क्या बनेंगे, BOI। और यहाँ पे दो पर्सन और थे, एक लोकल अथॉरिटी और एक AJP। लोकल अथॉरिटी में कौन लोग आगे, पंचायत, म्युनिसिपैलिटी, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन। और आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन में कौन लोग आगे, कोई यूनिवर्सिटी, कोई बार काउंसिल, या मैंने आपको कहा था SGPC या वैष्णो माता श्राइन बोर्ड, इस तरह की चीजें AJP में आ जाती हैं। वैसे CA इंटर के लिए हमारे लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पर्सन कौन है बताइए, सबसे ज्यादा CA इंटर के लिए इंपॉर्टेंट पर्सन है इंडिविजुअल। थोड़ी बहुत बातें फर्म की भी करी हुई हैं और थोड़ी बहुत बातें कंपनी की भी करी हुई हैं। तो हम ऊपर कंटिन्यू करते हैं। इनकम टैक्स चार्ज किया जाएगा हर पर्सन पे, जो सेक्शन 231 में बता रखे हैं। और किस पे चार्ज होगा, ये टोटल इनकम पे। और रेट कौन से लगाएंगे, फाइनेंस एक्ट वाले। और फाइनेंस एक्ट वाले मैंने आपको बता ही दिया कि जो फर्स्ट शेड्यूल है इसका जो पार्ट 3 है वो वाले रेट ऑफ टैक्स लगा के हम लोग टैक्सेस निकालते हैं। तो ये हमारा डेफिनेशन ऑफ पर्सन आपको याद करना है, सेक्शन 231, सेक्शन 2 क्लॉज 31 के सब सेक्शन 31 क्लॉज। चलते हैं आगे, असेसी का डेफिनेशन बहुत अच्छे से हमने करा हुआ है, सेक्शन 2 क्लॉज 7, हमने इसको याद भी करना है। असेसी एक ऐसा पर्सन है जिसने या तो टैक्स पे करना है या कोई और सम ऑफ मनी पे करना है अंडर द इनकम टैक्स एक्ट। ये और सम ऑफ मनी का मतलब क्या होता था, जैसे कि कोई पेनल्टी, कोई लेट फी। यानी इनकम टैक्स एक्ट में अगर आपने कुछ भी पे करना है, अगर इनकम टैक्स एक्ट में आपने कुछ भी पे करना है उसे हम लोग क्या मानेंगे, असेसी। चाहे टैक्स पे करना है या कोई और सम पे करना है। और उसके आगे हमारा लॉ क्या बोलता है, एंड इंक्लूड्स, इसमें 3 लोग और शामिल है, 1 2 3। पहला आदमी कौन है, कोई भी ऐसा आदमी जिसका इस एक्ट में प्रोसीडिंग्स टेकन अप कर लिए। हिंदी में बोलें, अगर किसी की भी इनकम टैक्स एक्ट की कार्रवाई स्टार्ट होगी, प्रोसीडिंग स्टार्ट होगी, हम उस व्यक्ति को असेसी बोला करेंगे। सर किस चीज का प्रोसीडिंग स्टार्ट हुआ है, या तो उसकी इनकम असेस करने का या किसी और की इनकम असेस करने का जिसके बिहाफ पे वो असेसेबल था। जैसे हमने एग्जांपल लिया था कि जो माइनर चाइल्ड होता है
उसकी इनकम अल्टीमेटली किसमें क्लब हो जाती है, उसके पेरेंट्स में, वो हम लोग पढ़ेंगे भी अलग से। लेकिन अगर मान लो माइनर अपने टैलेंट से कुछ कमाता है तो वो उसकी इनकम में ही आता है। तो अगर उसकी इनकम है लेकिन उसके बिहाफ पे रिस्पॉन्सिबल कौन है टैक्सेस वगैरह पे करने के लिए, उसके पेरेंट्स। तो अगर किसी माइनर चाइल्ड की इनकम असेस होने लगी तो उस केस में बताओ असेसिंग माइनर चाइल्ड को बोला जाएगा या उसके पेरेंट्स को बोला जाएगा, पेरेंट। चाहे उसकी इनकम असेसमेंट हो रही है, चाहे उसका लॉस असेस हो रहा है, चाहे उसका अपना, चाहे सच अदर पर्सन। सच अदर पर्सन कौन है बताओ, जिसके बिहाफ पे आप असेसेबल हैं। और थर्ड आदमी कौन है, थर्ड पॉइंट क्या है, रिफंड। रिफंड किसका, या तो आपका या जिसके बिहाफ पे आप असेसेबल हो। तो आप लोग भी असेसी हो। दूसरे लोग किसे बोला हुआ असेसी, डीम्ड असेसी। अगर किसी प्रोविजन में हमारे एक्ट में बोल रखा है कि इसको हम लोग असेसी मानेंगे तो हम उसी को मानेंगे, आप मानो या ना मानो। एग्जाम्पल क्या दे रखा है यहाँ पे, एक ट्रस्टी जो होता है ना ट्रस्ट का, वो रिप्रेजेंटेटिव असेसी होता है ट्रस्ट का, और उसी को हमारा एक्ट क्या मान के चलता है कि ही इज द असेसी इन केस ऑफ ट्रस्ट। किसको बोला गया है, डीम्ड असेसी, ट्रस्टी। हालांकि ये हमारे सिलेबस का पार्ट नहीं है। और थर्ड पॉइंट क्या है, असेसी इन डिफॉल्ट। पूरे एक्ट में अगर आप पे कोई ड्यूटी इंपोज करी थी और वो ड्यूटी आपने नहीं निभाई तो हो सकता है आप पे क्या लेबल लग जाए, असेसी इन डिफॉल्ट। इसके एग्जांपल हमने आपको बुक में दे रखे हैं कि अगर एक एम्प्लॉयर ने टीडीएस काटना था किसी का और उसने टीडीएस नहीं काटा तो उसे भी हमारे इनकम टैक्स वाले क्या मान के चलेंगे, असेसी। और असेसी कौन सा है ये, असेसी इन डिफॉल्ट। या इसका एक एग्जांपल आपने और पढ़ा हुआ है कि अगर कोई असेसी एडवांस टैक्स नहीं पे करता तो उसे भी क्या माना जाएगा, असेसी इन डिफॉल्ट। तो ये असेसी का डेफिनेशन अच्छे से आप लोग प्लीज तैयार कर लीजिएगा क्योंकि पेपर के लिए इंपॉर्टेंट है। 3 मार्क्स में भी ये क्वेश्चन आ सकता है डिफाइन असेसी, और 5 मार्क्स में भी आ सकता है। पेपर में पहले काफी बार आया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नॉर्मली हमारा रूल क्या रहता था इनकम टैक्स के अंदर कि प्रीवियस ईयर की इनकम कहां टैक्सेबल कर दी जाएगी, असेसमेंट ईयर। पर इसकी कुछ क्या थी, एक्सेप्शन। एक तो अगर कोई नॉन रेजिडेंट व्यक्ति शिप लेके आता था इंडिया में तो उसे बोलते थे इंडिया से बाहर तभी जाइयो जब यहां पे तूने जो कमाया वो इंडिया में उसका टैक्स पे करके जा, विदाउट वेटिंग फॉर द असेसमेंट ईयर। बल्कि यहाँ पे एक पॉइंट मैंने आपको और भी सिखाया था कि इनकम वगैरह भी ना इसकी प्रिज्यूम्ड बेसिस पे निकाल ली जाती है। सीधा 7.5% ऑफ द प्रॉफिट, सॉरी 7.5% ऑफ द रेवेन्यू, यानी जितना भी तूने रेवेन्यू लिया उसका 7.5% टैक्स भर दे या 7.5% प्रॉफिट मान ले, 7.5% प्रॉफिट मान ले, और उस प्रॉफिट पे क्या पे कर दे, टैक्स, और ले जा शिप विदाउट वेटिंग फॉर द असेसमेंट ईयर। अगर कोई पर्सन ऐसा है जो परमानेंटली इंडिया छोड़ के जा रहा है तो रोकने में कोई इंटरेस्ट नहीं दिखा रहा इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, बस उसे क्या बोल रहे हैं, जाने से पहले इस ईयर में जो तूने कमाया उसका टैक्स पे कर, हमारी सारी जो तेरी जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज है पूरी करके निकल जा वापस, चाहे ना। और इसके लिए मैंने आपको कहा था कि जो आदमी पीआर वगैरह लेके जा रहा है या वर्क परमिट पे बाहर जा रहा है उसकी इंटेंशन क्या होगी, नॉट टू कम बैक टू इंडिया। लेकिन जो आदमी टूरिस्ट वीजा लेके जा रहा होगा 2-4 दिन का, हफ्ते का, क्या उसकी इंटेंशन होगी वापस आने की, यस। तीसरा, अगर कोई एओपी या बीओआई या कोई एजेपी आपने बनाया है बहुत ही शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए तो वहां भी हमारा डिपार्टमेंट क्या बोलता है, पहले आप अपना टैक्स पे करो क्योंकि उसके बाद आप सारे अलग अलग हो जाओगे, हम किससे टैक्स वसूल करेंगे, विदाउट वेटिंग फॉर द असेसमेंट ईयर। फोर्थ पॉइंट के, अगर कोई आदमी अपनी प्रॉपर्टी वगैरह ट्रांसफर कर रहा है टैक्सेस वगैरह बचाने के लिए, ऐसे केस में भी असेसिंग ऑफिसर, या आप ये कहो ऐसे केस में भी लोगों को किया जा सकता है कि आप अपना टैक्स इस साल में पे करो। यानी जो संदिग्ध व्यक्ति लगेगा ना इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को कि ये आदमी टैक्सेस की चोरी करना चाह रहा है या ये आदमी कुछ बेच बूझ के निकलने की कोशिश कर रहा है, तो उसको दे हैव द अथॉरिटी कि उसको क्या बोले, प्रीवियस ईयर का टैक्स प्रीवियस ईयर में ही पे कर विदाउट वेटिंग फॉर द असेसमेंट ईयर। और लास्ट पॉइंट के, अगर कोई बिजनेस या प्रोफेशन डिसकंटिन्यू किया जा रहा है तो ऐसे केस में भी उसे क्या बोला जा सकता है कि आप प्रीवियस ईयर का टैक्स प्रीवियस ईयर में पे करो। लेकिन इस केस में असेसिंग ऑफिसर का डिस्क्रिशन है कि क्या इस साल में से टैक्सेबल करना है या इसे असेसमेंट ईयर में टैक्सेबल कर लें। पर ऊपर वाले केसेस अगर सामने आए तो असेसिंग ऑफिसर का डिस्क्रिशन नहीं है वहां। अगर ऐसे केस सामने आते हैं असेसिंग ऑफिसर के, बताओ ऊपर वाले 4 केसों में से कुछ आता है
तो क्या वहां असेसिंग ऑफिसर अपनी मर्जी लगाएगा या वहां पे मैंडेटरी है? मैंडेटरी है। क्या मैंडेटरी है बताइए? कि प्रीवियस ईयर की इनकम प्रीवियस ईयर में टैक्सेबल कर दी जाए। तो ये हमारे कुछ एक्सेप्शंस थे। उसके बाद हमारा एक टॉपिक आता है अनडिस्क्लोज सोर्सेज ऑफ इनकम। कुछ केसेस में क्या होता है, असेसिंग ऑफिसर के सामने कुछ ऐसी एंट्रीज आती हैं, कुछ ऐसे खर्चे आते हैं जिसके बारे में जो असेसी है या तो वो सेटिस्फैक्ट्री एक्सप्लेनेशन नहीं देता या एक्सप्लेनेशन दे ही नहीं पाता। उस केस में बताओ असेसिंग ऑफिसर के पास क्या पावर है कि उन चीजों को भी वो आपकी इनकम मान ले और उन इनकम्स पे भी वो क्या ले ले? टैक्स। और टैक्स रेट यहां पे जबरदस्त था, अगर आपको याद हो। अगले पेज पे हमने यहां मेंशन करा हुआ है सेक्शन 115 बीबी। कौन सा सेक्शन था? 115 बीबी। और ये किसकी टैक्सेबिलिटी की बात करता है? अनडिस्क्लोज सोर्सेज। और ये अनडिस्क्लोज सोर्सेज यहां बता रखे हैं सेक्शन 68 से लेके 69 डी। वो एक बार रिव्यू कर लेंगे, पर पहले टैक्स रेट देख लो। पहली बात तो 60% टैक्स रेट है सीधा। और ध्यान रखना, इस इनकम को कैलकुलेट करते हुए ना कोई एक्सपेंडिचर माइनस कर सकते हो, ना कोई अलाउंस करवा सकते हो, और ना ही इस इनकम के अगेंस्ट कोई लॉस सेट ऑफ होगा। यानी जितनी इनकम आपने कमाई है ना, सीधा 60%, बिना कोई डिडक्शन, बिना कोई अलाउंस, बिना कोई लॉसेस का सेट ऑफ। उसके ऊपर सरचार्ज भी लगेगा 25%। पर ध्यान रखना, ये जो सरचार्ज लगना है ना, ये इनकम पे नहीं लग रहा, ये टैक्स पे लग रहा है। बताओ टैक्स का रेट क्या था? 60%। तो 60% पे आपने 25% लगाना है, तो इनकम का कितना बनता है? ये 15%। और सेस भी अगर आपको याद हो ना, जो सेस लगता था हेल्थ एंड एजुकेशन सेस, ये इनकम पे नहीं लगता था, ये टैक्स पे लगता था। और क्योंकि यहां सरचार्ज भी है तो ये टैक्स प्लस सरचार्ज पे लगेगा 4%। तो टोटल अगर आप निकालोगे तो ये टोटल बन जाएगा 78%। तो अगर आपको पेपर में क्वेश्चन आता है कि अनडिस्क्लोज सोर्सेज ऑफ इनकम पे टैक्स रेट क्या है, तो आपका आंसर क्या होगा? 78%। वो बात अलग है कि आपको 10% पेनल्टी भी पे करनी पड़ती है अलग से 60% की। तो बताइए पेनल्टी कितनी होगी? 6 रुपए होगी ना, क्योंकि 100 का 60% 60 रुपए, और 60 रुपए का 10% 6 रुपए। तो 78 हो गया, 6 रुपए और ले लिए, 84 रुपीज आपको देने पड़ जाएंगे अनडिस्क्लोज सोर्सेज ऑफ इनकम पे। पर आपके टैक्स रेट का अगर क्वेश्चन आया तो आपका आंसर क्या आएगा? 78%। अब सवाल यह है कि ये अनडिस्क्लोज सोर्सेज ऑफ इनकम में क्या क्या आता था और इनकी ईयर ऑफ टैक्सेबिलिटी क्या होती थी। तो मैंने बहुत शॉर्ट में इसको लिखा है, हालांकि आपके नोट्स में, मेन नोट्स में थोड़ा डिटेल में दिया हुआ है। तो एक तो अनएक्सप्लेन्ड कैश क्रेडिट्स, ये क्या होते थे? कई बार ना कुछ एंट्रीज वगैरह आपके अकाउंट में आ रही हैं, पैसा आ रहा है लेकिन आप उसे एक्सप्लेन ही नहीं कर पा रहे कहां से आ रहा है। तो हमारे इनकम टैक्स वाले क्या बोलेंगे? ठीक है, इसको हम टैक्सेबल कर देते हैं उस प्रीवियस ईयर में जिस ईयर में बुक्स में क्रेडिट हुआ है। क्योंकि या तो आप एक्सप्लेनेशन दे नहीं पा रहे या आपकी एक्सप्लेनेशन अनसेटिस्फैक्टरी है। अनएक्सप्लेन्ड इन्वेस्टमेंट्स के, इन्वेस्टमेंट्स करी हुई हैं आपने लेकिन उसका सोर्स ही नहीं समझा पा रहे। भाई लॉ सीधा बोलता है अगर इन्वेस्टमेंट्स करी हैं तो कहीं से कमाया भी तो होगा, हमें सोर्स समझा दो कहां से कमाया। अगर सोर्स ही नहीं समझा पा रहे तो उस पर टैक्स भर दो। तो इस तरह के पॉइंट है। मनी आपके यहाँ पे मिलती है या कोई इन्वेस्टमेंट्स आपने पार्टली बता रखी है, पार्टली बता नहीं रखी, या एक्सपेंडिचर कर रखे हैं आपने बहुत सारे और एक्सपेंडिचर्स का आप सोर्स नहीं बता पा रहे। जैसे आपको मैंने यहाँ एग्जांपल दिया होगा कि कई बार क्या होता है, जो करप्ट लोग होते हैं फंक्शन बड़े बड़े कर लेते हैं, बाद में डिपार्टमेंट आ जाता है कि हमें पता लगा आपने शादी पे 20 करोड़ 40 करोड़ रुपए लगाए हैं, अपना सोर्स समझाओ कहां से आए। क्योंकि तनख्वाह तो आपकी 1.5 लाख रुपए महीना है। एक आम आदमी तो 1.5 लाख रुपए महीने में बड़ी मुश्किल से गुजारा कर रहा है या बड़ी मुश्किल से अपने खर्चे पूरे कर रहा है। आप लोग 1.5 लाख की तनख्वाह में 40 करोड़ 50 करोड़ का फंक्शन कर रहे हो, ये एक्सपेंडिचर का सोर्स क्या है? और अगर आप एक्सपेंडिचर का सोर्स नहीं समझा पा रहे तो जितना एक्सपेंडिचर अनएक्सप्लेन्ड है उतना अनएक्सप्लेन्ड एक्सपेंडिचर को क्या मान लिया जाएगा? आपकी इनकम। और एक पॉइंट इसके अंदर ना हुंडी वाला था, इसमें मैंने आपको यह सिखाया था कि अगर मैं किसी से अमाउंट बोरो करता हूं तो हमारा लॉ बोलता था अकाउंट पे ही चेक से बोरो या रीपे करो। क्योंकि आप पता क्या बोलते हो, कैश में मैंने बोरो कर लिया, वापस तो आप उसे करते ही नहीं,
मतलब आप ना इनकम ना दिखाने की बजाय बोल दे तो मेरा लोन है, हम इस लोन को भी क्या मान लेंगे, आपकी इनकम। क्योंकि जो आपने बोरिंग करी हमें पता ही नहीं है आपने रीपे करी है कि नहीं करी है, बिकॉज आप सारी ट्रांजेक्शन किस में कर रहे हो, कैश में। अगर ये वाकई में लोन है तो आप एक काम करो ना, बोरो भी अकाउंट पे ही चेक से करो और रीपेमेंट भी अकाउंट पे ही चेक से करो, ताकि हमें नजर आए कि बोरोइंग है और फिर रीपेमेंट है, तभी तो हम उसे क्या मानेंगे, लोन है। लेकिन अगर बोरो करते हो, रीपे कैश में कर देते हो, तो हमें क्या पता रीपे हुआ कि नहीं हुआ, क्या पता ये आपकी इनकम ही हो जिसे आपने किसका रंग चढ़ा दिया हो, बोरोइंग का, एक्चुअल में थी क्या, इनकम। तो ये टॉपिक था हमारा अनएक्सप्लेन्ड एक्सपेंडिचर्स का, और इसे मैंने इसके साथ क्यों रखा है, क्योंकि इसका भी ना, इसके लिए भी ये दिया हुआ है साथ में कि कौन से ईयर में इसको टैक्सेबल करना है। तो आप इसके बारे में एक बार थोड़ी सी रीडिंग कर लेना। हालांकि मैंने पहले भी कहा था सीए इंटर के लिए ये टॉपिक कोई बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, आपने वैसे भी आगे इतना सिलेबस कर लिया है, कहीं पे यूज नहीं हुआ और होगा भी नहीं खास, एक आधी जगह पे कहीं आएगा, वो हम डिस्कस करेंगे। चलते हैं आगे। रेट्स ऑफ इनकम टैक्स क्या थे, तो अगर आपको याद हो, हम ना एक रेट सीखते थे इंडिविजुअल्स, एचयूएफ, एओपी, बीओआई और एजेपी के लिए। एक बात देखो, उसमें कौन कौन लोग नहीं कवर हो रहे, फर्म नहीं कवर हो रही, कंपनी नहीं कवर हो रही, मतलब एलएलपी तो चलो उसी में ही आ गई, ठीक है, पर इंडिविजुअल, एचयूएफ, एओपी, बीओआई, लोकल अथॉरिटी भी कवर नहीं हो रही है। पर इसमें भी ना हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट मैं फिर कहूंगा कौन सा है, बोलो, इंडिविजुअल्स। अब ध्यान देना, इंडिविजुअल्स के जब हम रेट सीखते थे ना, तो हम ना तीन तरह के इंडिविजुअल्स निकालते थे। एक इंडिविजुअल्स वो जो बी और सी में कवर नहीं हो रहे, वो ए में कवर होते थे। बी और सी में कौन से कवर होते थे, पहले ये याद करते हैं। बी में कवर होते थे रेजिडेंट इंडिविजुअल्स, रेजिडेंट इंडिविजुअल्स, ये बात ध्यान रखना, हैविंग एज 60 इयर्स और मोर बट लेस देन 80 इयर्स, ये बी स्लैब थी, इसको हम स्लैब बी बोलते थे। और याद करिए, ये जो 60 ईयर और मोर देखना होता था ना हमने, एट एनी टाइम ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर, यानी अगर कोई अंकल का बर्थडे 31 मार्च को भी आ रहा है और वो 31 मार्च यानी कि प्रीवियस ईयर के लास्ट डे में जाके अगर वो 60 साल के हो रहे हैं, तो भी क्या उनके ऊपर 60 साल वाली एज का स्लैब लगेगा, यस। अरे 31 मार्च छोड़ो, अगर किसी का बर्थडे 1 अप्रैल को भी हो रहा है, तो 1 अप्रैल वाले को भी हम लोग पिछले साल में ही क्या मान लेते थे कि अंकल 60 साल के हो गए, चाहे 1 अप्रैल को हो रहे हो 60 साल के। ये बात ना मैं नहीं कह रहा, ये बात एक सर्कुलर ने कही थी 2016 के। आई होप आपको ये सर्कुलर थोड़ा थोड़ा याद आ रहा होगा कि अगर किसी का बर्थडे 1 अप्रैल को भी हो रहा है, तो उसे पिछले साल में ही, अगर वो 1 अप्रैल को 60 साल का हो रहा है, तो उसे पिछले साल में ही क्या मान लो, वो 60 साल का हो गया, और उस पर स्लैब बी लगा दो। और अगर कोई व्यक्ति 80 इयर्स और मोर का हो रहा है, उस पर स्लैब सी लग जाएगी। और इसका भी सेम सर्कुलर है, यानी अगर कोई अंकल 1 अप्रैल 2022 को, आई रिपीट, अगर कोई अंकल 1 अप्रैल 2022 को 80 इयर्स के हुए, तो उन पे पिछले प्रीवियस ईयर जो 31 मार्च 22 वाला प्रीवियस ईयर है, उसी पे कितने साल वाली स्लैब लगा दो, 80 इयर्स। और स्लैब में फर्क क्या था वो सुन लो एक बात, पहले मैं स्लैब पढ़ाने से पहले, अगर कोई आदमी रेजिडेंट है और 60 साल से कम है, उस पे लगेगी स्लैब ए। और अगर कोई आदमी रेजिडेंट ही नहीं है, उस पे भी स्लैब कौन सी लगती थी, ए। स्लैब ए का क्या था, स्लैब 2.5 लाख तक शून्य, 2.5 लाख से लेके 5 लाख 5%, 5 लाख से लेके 10 लाख 20%, और 10 लाख से ऊपर जो आपकी इनकम है 30%। और इसकी ना हमने फिगर्स याद करी हुई है, अगर आपको ध्यान हो, 2.5 लाख तक शून्य, 2.5 से 5 लाख तक 12,500, 5 लाख से लेके 10 लाख तक 1 लाख, तो 10 लाख तक की इनकम पे 1,12,500 टैक्स लगता है, और 10 लाख से जितनी इनकम ऊपर होगी उस पर 30% और लग जाएगा। जो हमारी स्लैब बी है ना, उसमें सब कुछ सेम है, बस शुरू वाला 2.5 लाख हो जाता है 3 लाख, और जो स्लैब सी है शुरू वाला 2.5 लाख हो जाता है 5 लाख। यानी पहली स्लैब में 2.5 लाख तक नहीं ले, दूसरे वाले में 3 लाख तक नहीं ले, और तीसरे वाले में 5 लाख तक नहीं ले, बाकी सेम है। और अगले पेज पे नोट्स आ रहे हैं कि नॉन रेजिडेंट ने हमेशा स्लैब ए देना है। ये जो रेट्स हम बता रहे हैं आपको, बताओ ये रेट कौन सी इनकम पे लगते थे, नॉर्मल इनकम, स्पेशल इनकम,
यानी कि अदर देन स्पेशल इनकम। फिर अगला सवाल माइंड में उठता था कि ये स्पेशल इनकम्स कौन सी हैं। तो मैं आपको क्लियर कर दूं, वैसे तो एक्ट में बहुत सारी इनकम स्पेशल बता रखी हैं, पर हम लोग सिर्फ वही कवर करते हैं जो हमारे सीए इंटर के सिलेबस में। और सीए इंटर के सिलेबस में अगर मैं बात करूं तो सबसे इंपॉर्टेंट वाली जो है वो एक तो है STCG 111A, थोड़ी थोड़ी रिवाइज करवाऊंगा। पहली बात तो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन क्या होता था, अगर कोई कैपिटल एसेट आप 36 मंथ से पहले बेच देते थे तो उस पे आने वाला गेन शॉर्ट टर्म होता था। वैसे हम ये चैप्टर अलग से जब कवर करते हैं तो उसमें ये भी बताते हैं कि कुछ एसेट ऐसे हैं जिनमें 36 मंथ नहीं 12 मंथ देखना होता है, और कुछ एसेट ऐसे हैं जिसमें 24 मंथ देखना होता है। पर अभी फॉर द टाइम बिंग आप ये मान लो, ये जो 111A में आता है ना शॉर्ट टर्म गेन, ये बात करता है सिर्फ इक्विटी शेयर्स की, या इक्विटी शेयर्स की या यूनिट्स ऑफ इक्विटी ओरिएंटेड फंड, वो भी जो लिस्टेड हैं। और मैं आपको बता दूं, लिस्टेड इक्विटी शेयर्स वगैरह के केस में हमने 12 महीने देखने होते हैं। यानी अगर 12 महीने से पहले पहले ट्रांसफर हो गए शेयर्स तो शॉर्ट टर्म गेन आएगा, और अगर 12 महीने के बाद ट्रांसफर हुए तो लॉन्ग टर्म गेन आएगा। राइट नाउ वी आर फोकसिंग ऑन शॉर्ट टर्म। तो बताओ, ये जो इक्विटी शेयर्स होंगे या जो ये यूनिट्स होंगे इक्विटी ओरिएंटेड फंड के, ये इक्विटी ओरिएंटेड फंड क्या होता था? इक्विटी ओरिएंटेड फंड वो होते हैं जो पैसे लेकर लोगों से ज्यादा पैसा कहां इन्वेस्ट करते हैं? इक्विटी शेयर्स में। क्योंकि म्यूचुअल फंड का काम क्या होता है? लोगों से पैसे लेके आगे इन्वेस्ट करना। बताओ, जो म्यूचुअल फंड डिवेंचर्स में इन्वेस्ट कर रहा होगा ज्यादा पैसा, या जो म्यूचुअल फंड बॉन्ड्स में इन्वेस्ट कर रहा होगा ज्यादा पैसा, क्या वो इक्विटी ओरिएंटेड फंड होगा? जी नहीं। इक्विटी ओरिएंटेड फंड में सिर्फ कौन से फंड आएंगे? जो ज्यादा पैसा किसमें इन्वेस्ट कर रहे हैं? इक्विटी शेयर्स। तो हमारा लॉ क्या बोलता है, गौर से सुनिएगा, अगर आपके पास लिस्टेड इक्विटी शेयर्स हैं या लिस्टेड यूनिट्स हैं इक्विटी ओरिएंटेड फंड के, या यूनिट्स हैं बिजनेस ट्रस्ट के, वो आपके सिलेबस में है नहीं, इनको अगर आप ट्रांसफर करते हो 1 साल से पहले पहले, और ये लिस्टेड थे रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज पे, और इन पे एसटीटी पेड है, तो इनका जो इनकम टैक्स का रेट आएगा कैपिटल गेन का, वो कंसेशनल रेट है। और वो कंसेशनल रेट सिर्फ कितना है? 15%। मैं इसे कंसेशनल रेट क्यों बोलता हूं? क्योंकि अगर आप 30% वाली भी स्लैब में हो, ये रेट कभी भी किससे क्रॉस नहीं करेगा? 15। और अगर यही वाला कैपिटल गेन आपका लॉन्ग टर्म नेचर का हुआ तो इसे हम कहां कवर कर लेंगे? 112A, जो और भी बढ़िया है। लॉन्ग टर्म के केस में क्या बोलता है हमारा लॉ? अगर 1 लाख तक का कैपिटल गेन है उस पर तो हमें टैक्स ही नहीं चाहिए। अगर 1 लाख से ऊपर गया गेन पूरे साल में, तो उस ऊपर वाली अमाउंट पे सिर्फ हमें कितना टैक्स भर देना? 10%। तो आपको एक बात ध्यान देनी है, बहुत ध्यान से सुनिएगा। जब मैं बात करता हूं कैपिटल गेन की, तो यहां पे एक सेक्शन 111A है और एक सेक्शन 112A है। इन दोनों में बताओ कॉमन क्या है? इन दोनों में कॉमन क्या है? या तो लिस्टेड इक्विटी शेयर्स हैं या लिस्टेड यूनिट्स हैं। यूनिट्स किसके हैं? जल्दी बोलना। इक्विटी ओरिएंटेड फंड। दोनों में और क्या कॉमन है? रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज। दोनों में और क्या कॉमन है? एसटीटी पेड। पर दोनों में फर्क क्या है? सेक्शन 112A बोलता है, 111A बोलता है 15% टैक्स रेट लगेगा, और ट्रिप 112A क्या बोलता है? 10% रेट लगेगा, और वो भी सिर्फ कितने पे? 1 लाख से ऊपर वाले पे। क्या आपको ये बात क्लियर हो रही है? 111A 112A दोनों भाई बंधु हैं, पर किसको ज्यादा राहत है बोलो? लॉन्ग टर्म। यानी इनडायरेक्टली हमारे लॉ मेकर्स क्या चाह रहे हैं? आप स्पेकुलेशन ना करो, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करो। क्योंकि लंबे समय के लिए अगर आप इन्वेस्टमेंट करोगे शेयर्स के अंदर, तो हम आप पे रेट और कम लगाएंगे, सिर्फ 10%, वो भी सिर्फ कितनी अमाउंट पे? 1 लाख से ऊपर वाली। और एक बात और सुनना, कैपिटल गेन में एक सेक्शन, अच्छा एक छोटी सी बात मैं बता दूं, ये ना कैपिटल गेन के सेक्शन नहीं है वैसे, क्योंकि जो हमारा कैपिटल गेन चैप्टर है ना, वो तो सेक्शन नंबर 45 से लेके 55A में है।
फिर सर ये सेक्शन किस चीज के हैं? 111A 112A, ये सेक्शन बता रखे हैं टैक्स रेट्स के। कैपिटल गेन तो 45 से लेके 55A में कैलकुलेट हो जाता है, लेकिन उसके टैक्स रेट कहां बता रखे हैं? 111A 112A, और एक और बड़ा इंपॉर्टेंट सेक्शन है 112। तो मेरी एक बात ध्यान सुनना, अगर शॉर्ट टर्म गेन आ गया आपके पेपर में, तो एक शॉर्ट टर्म गेन तो आएगा 111A वाला, और अगर 111A में ना कवर हो रहा हुआ आपका शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन होता है नॉर्मल, और इस पे लगते हैं नॉर्मल रेट, ध्यान रखिएगा। लेकिन जो 111A वाला शॉर्ट टर्म गेन है, इस पे रेट क्या लगता है? 15%। तो ये बात अपने माइंड में बिठा लो। सोचो अगर पेपर में आता है शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन ऑन सेल ऑफ बिल्डिंग, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन ऑन सेल ऑफ इक्विपमेंट, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन ऑन सेल ऑफ गोल्ड, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन ऑन सेल ऑफ ज्वेलरी, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन ऑन सेल ऑफ आर्कियोलॉजिकल कलेक्शंस, ये सारे जो मैं बोल रहा हूं ना, सारे कैपिटल एसेट्स हैं। इन सब पे टैक्स रेट कौन सा लगेगा? बोलो, नॉर्मल। लेकिन अगर आपके पेपर में आ गया शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन ऑन सेल ऑफ अनलिस्टेड शेयर्स, तो भी नॉर्मल। लेकिन अगर आ गया शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन ऑन सेल ऑफ लिस्टेड इक्विटी शेयर्स, रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज, एसटीटी पेड, उस पे टैक्स रेट कौन सा लगेगा? 15%। और अगर मैं बात करूं एलटीसीजी की, तो एलटीसीजी भी यहां दो निकलेंगे। एक तो निकलेगा सेक्शन 112A वाला, इस पे रेट क्या लगना है? मात्र 10%, वो भी 1 लाख से ऊपर वाले पे। और बताओ अगर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 112A में कवर ना हो रहा हुआ, तो पक्का पक्का कहां कवर होगा? 112, और 112 में टैक्स रेट क्या है? 20%। यानी एक बात अपने पल्ले बांध लो, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन पे कभी भी स्लैब रेट नहीं लगता। कौन सा रेट नहीं लगता? स्लैब रेट। कौन सा रेट लग सकता है? 20%। बताओ अगर क्वेश्चन साइलेंट हुआ और सिर्फ लिखा आ गया लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हुआ है, इस पर टैक्स लगाओ, कौन सा रेट लगाओगे? 20%। और अगर क्वेश्चन ने वही सब दे दिया, लिस्टेड इक्विटी शेयर है, एसटीटी पेड है, स्टॉक एक्सचेंज है, फिर आप रेट कौन सा लगा दोगे? 10%। तो आप देख सकते हैं यहां पे मैंने क्या क्या लिखा है, गौर करिएगा। ऐसा है कि अगर शॉर्ट टर्म गेन 111A में कवर हो रहा है तो 15%, लॉन्ग टर्म गेन अगर 112 वाला है तो 20%, अगर लॉन्ग टर्म गेन 112A वाला है तो 10%, 1 लाख से ऊपर वाला। और अगर कैजुअल इनकम में क्या क्या आता था? लॉटरी, बैटिंग, गैम्बलिंग, क्रॉसवर्ड पजल्स, इस पे रेट क्या लगेगा? 30%। और अनडिस्क्लोज्ड इनकम का तो मैंने अभी बताया ही है, 60%। अगर सरचार्ज और सेस भी जोड़ लें तो 78%। और एक पॉइंट हमने यहां कवर किया है कि डिविडेंड इनकम की टैक्सेबिलिटी क्या है। क्या सिखाई है डिविडेंड इनकम की टैक्सेबिलिटी? शेयर होल्डर्स के हाथ में टैक्सेबल है। ये अभी बजट 2020 में ही चेंज हुआ है सारा। पुराने टाइम में ना डिविडेंड शेयर होल्डर के लिए एग्जाम्प्ट होता था, या शेयर होल्डर के हाथ में टैक्सेबल करते थे, लेकिन 10 लाख से ऊपर वाला सिर्फ अमाउंट। बट 2020 में आके सब चेंज कर दिया, और क्या बोल दिया? कंपनी जी आपने अब डीडीटी नहीं पे करना। पुराने टाइम पे क्या होता था? कंपनी जितना डिविडेंड डिक्लेयर करती थी उस पर डीडीटी पे करती थी, और शेयर होल्डर के हाथ में वो क्या हो जाता था? एग्जाम्प्ट। लेकिन अब क्या बोलता है हमारा लॉ? कंपनी जी आप डीडीटी छोड़ो, शेयर होल्डर अपने आप इस डिविडेंड पे क्या पे करेगा? टैक्स। किस रेट पे बताइए? नॉर्मल रेट। ध्यान रखिएगा, स्पेशल इनकम नहीं है। और किस हेड में आएगी ये इनकम? अदर सोर्सेज। 5 हेड्स थे ना हमारे, सैलरी, हाउस प्रॉपर्टी, पीजीबीपी, कैपिटल गेन, अदर सोर्सेज। तो डिविडेंड इनकम किस साइड में आया करेगी? अदर सोर्सेज। और एक ना सेक्शन और है यहाँ छोटा सा, 115 BAC। ये सेक्शन ना बजट 2020 में आया है, और इसने क्या करा है? इंडिविजुअल्स और एचयूएफ्स को सिर्फ, ध्यान रखिएगा ये भी हमने सेक्शन एंड में जाके कवर होता है, पर माइंड में रखिए से कि इंडिविजुअल्स और एचयूएफ को ऑप्शन दी है कि आप ना टैक्स रेट कंसेशनल रेट्स पे कर दो। पर ध्यान रखिएगा, सुन लो, ये जो रेट्स एप्लीकेबल है ना, सिर्फ उन पे टैक्स एप्लीकेबल हैं जो स्पेशल रेट्स नहीं है। यानी बताओ ये वाले जो स्लैब रेट यहाँ दिए हुए हैं, 2.5 लाख तक नील
2.5 लाख से 5 लाख 5%। ये सिर्फ कौन सी इनकम पे लगेंगे बोलो? नॉर्मल इनकम। स्पेशल इनकम पे रेट मत लगाना। और अगर आप ना डिफरेंस देखो, ध्यान देखो, यहां तक तो सेम ही है, ये चेंज हो गया। देखो 5 लाख से 7.5 लाख अलग स्लैब बना दी 10% की, 7.5 लाख से लेके 10 लाख एक अलग स्लैब बना दी 15%। मैंने आपको बताया था लेफ्ट साइड पे 2.5 लाख बढ़ रहा है, राइट साइड पे 5% बढ़ रहा है। पर एक बात कहो, कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। अब पा तो आपने क्या लिया बताओ इस टॉपिक के अंदर? पा तो ये लिया कि रेट्स कंसेशनल ले लिए, लेकिन प्रॉब्लम क्या है? आपको बहुत सारे बेनिफिट्स अपने छोड़ने पड़ेंगे। जैसे कि सुनना, आपको एलटीसी की एग्जम्पशन छोड़नी पड़ेगी सेक्शन 10(5) वाली, आपको स्टैंडर्ड डिडक्शन छोड़नी पड़ेगी सैलरी वाली, सेक्शन 16(a) वाली 50,000 की जो स्टैंडर्ड डिडक्शन थी वो नहीं मिलेगी आपको। फिर अगर कोई सेल्फ ऑक्युपाइड हाउस है, उसमें अगर आपको हाउसिंग लोन पे ब्याज पड़ा है, वो ब्याज का डिडक्शन आपको छोड़ना पड़ेगा। मतलब काफी सारे बेनिफिट आपके इनकम निकालने वाले हम छोड़ देंगे। बताओ इससे होगा क्या? होगा क्या? होगा ये कि आपकी इनकम ज्यादा निकल के आएगी, कम निकल के आएगी? ज्यादा। हमने टैक्स रेट भले ही कम कर दिया, टैक्स रेट भले ही कम कर दिया, फिर भी हो सकता है आपका टैक्स ज्यादा पड़ रहा हो। बताओ क्यों ज्यादा पड़ रहा हो सकता है? क्या आपका इनकम बहुत ज्यादा बढ़ जाए आपकी? सर फिर इसका तो फायदा ही नहीं कोई। कईयों को हो सकता है फायदा हो जाए, जिन्होंने डिडक्शन वगैरह क्लेम करनी नहीं थी, उनकी डिडक्शन थी नहीं मान लो, तो उनके लिए हो सकता है ये वाला ऑप्शन ज्यादा बेनिफिशियल हो। तो अभी सिर्फ इतना समझ लो कि अगर सेक्शन 115 बीएसी लगता है तो असेसी को कई डिडक्शंस और कई एग्जम्पशंस छोड़नी पड़ती हैं, जिससे उसकी इनकम ज्यादा निकल के आती है, पर टैक्स रेट का बेनिफिट मिल जाता है उसे। तो ये हर असेसी को देखना चाहिए कि उसके लिए पुराने वाला रेजिम ज्यादा अच्छा है या नया वाला। नया वाला कौन सा है? जो कंसेशनल रेट दे रहा है। मैं कंपेयर करने के लिए क्यों बोल रहा हूं? क्योंकि नए रेजिम में जाना है या पुराने रेजिम में जाना है, ये आपके ऑप्शन है। आप देख सकते हैं ये ऑप्शन वर्ड कहां लिखा हमने? इफ यू सी इंडिविजुअल्स और एचयूएफ में ऑप्ट, यहां लिखा होगा कहीं पे ऑप्शन टू पे है। इसीलिए ना आप देखना आईसीआई के जितने भी क्वेश्चंस हैं, सभी क्वेश्चंस में ना उन्होंने मेंशन करा है कैलकुलेट द टैक्स लायबिलिटी अज्यूमिंग द असेसी इज नॉट ऑप्टिंग फॉर सेक्शन 115 बीएसी। मजा कब आएगा पेपर में? जब क्वेश्चन ऐसा डालेगा जिसमें बहुत सारी डिडक्शंस, बहुत सारी एग्जम्पशंस भी होंगी, और फिर कहेगा बताओ 115 बीएसी लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए। हमें उसकी भी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। आई होप आपको ये पॉइंट नंबर 5 क्लियर हो गया होगा। अगला टॉपिक है जी सरचार्ज का। सरचार्ज इंडिविजुअल्स वगैरह के केस में 10%, 15%। ध्यान रखिएगा सरचार्ज लगता है इनकम टैक्स पे। सरचार्ज इनकम पे नहीं लगाना, किस पे लगाना है? इनकम टैक्स। रेजिडेंट्स पे भी लगेगा, नॉन रेजिडेंट्स पे भी लगेगा, लेकिन लगेगा तभी अगर ये इनकम्स आपकी इस तरह से हैं। ध्यान रखना सरचार्ज में स्लैब का सिस्टम नहीं है। अगर आपकी टोटल इनकम 50 लाख से ऊपर जा रही है, मतलब अगर 50 लाख से कम है, फिर तो सरचार्ज है ही नहीं। 50 लाख से ऊपर गए 1 करोड़ तक है तो 10% ऑफ इनकम टैक्स। 1 करोड़ से ऊपर गए 2 करोड़ तक इनकम गई तो 15%। 2 करोड़ से ऊपर गए 5 करोड़ तक हो तो 25%, और अगर 5 करोड़ से भी ऊपर गए तो 37%। तो सबसे हाईएस्ट रेट क्या है सरचार्ज का? 37% ऑफ इनकम टैक्स। आपने इसे बोलते थे टैक्स बिफोर सरचार्ज एंड सेस, फिर उसमें ऐड करते थे सरचार्ज और सेस बाद में लगता था। इसका मतलब टैक्स प्लस सरचार्ज करके जो फिगर आती है उस पे क्या लगता है? 4% हेल्थ एंड एजुकेशन सेस। अच्छा एक बात यहां पे और ध्यान रखना, ये जो इनहांस्ड रेट है ना 25% और 37% वाला, ये जो दो रेट्स हैं इनमें कुछ छूट थी। क्या छूट थी? सुन लो ध्यान से। ये छूट फर्म या कंपनी को नहीं मिलती। किसको मिलती है? इंडिविजुअल एचयूएफ फर्म, ये इंडिविजुअल एचयूएफ, एओपी, बीओआई, इन सबको। हमारे लिए तो मेन इंडिविजुअल ही है। तो सुनना 25 और 37% का जो सरचार्ज रेट है, ये ना तो आपने 111A वाले एसटीसीजी पे लगाने, ना ही 112A वाले एलटीसीजी पे लगाना है, और ना ही आपने डिविडेंड इनकम पे लगाना है। स्टडी मटेरियल में इसकी बहुत अच्छी एक इलस्ट्रेशन बना के दी हुई है जिसमें ये रेट्स बताए हुए हैं, जिसमें आपको ये सिखाया गया था कि अगर 111A या 112A की वजह से आप 25% वाले स्लैब में जा रहे हो या 37% वाले उसमें जा रहे हो रेट में, तो पिछले में ही रह जाओ।
और जो सिर्फ नॉर्मल इनकम है ना, सिर्फ उसके ऊपर लगेगा हाई रेट 25 या 37 वाला। यानी ये जो 111A है और 112A है और डिविडेंड इनकम है, इस पे मैक्सिमम सरचार्ज का रेट क्या लगेगा बताइए? मैक्सिमम 15%। तो एक ना इलस्ट्रेशन स्टडी मटेरियल में दे रखी है केस वाइज बनाकर, वो हमने क्लास में कवर करी हुई है, उसको जरूर रिवाइज करिएगा। आगे टॉपिक आता था मार्जिनल रिलीफ का। रिलीफ में हम लोग ना क्या निकालते थे, याद करवाता हूं। एक तो हम टैक्स निकालते थे, मान लीजिए ये अगर 50 लाख वाली वो है, 50 लाख से ऊपर आपने कुछ इनकम कमाई, तो आप एक टैक्स निकालते थे 50 लाख से ऊपर जो इनकम है उस पर क्या टैक्स पड़ रहा है। और एक आप क्या निकालते थे, 50 लाख से ऊपर इनकम कितनी है, और क्या बोलते थे कि जो इनकम टैक्स लग रहा है 50 लाख से ऊपर वाली इनकम पे, वो किससे क्रॉस ना करे, जो 50 लाख से ऊपर वाली इनकम है। यानी अगर 50 लाख 50,000 इनकम है, तो हमारी ये 50,000 की इनकम पे जो ऊपर की इनकम है, 50,000 से ज्यादा का टैक्स ना हो उस पर। तो इसके लिए ना हम लोग क्या निकालते थे, टैक्स ऑन इनकम एक्सीडिंग 50 लाख और एक इनकम एक्सीडिंग 50 लाख, उन दोनों का डिफरेंस ढूंढ के हम क्या निकालते थे, मार्जिनल रिलीफ। तो ये थोड़ी कैलकुलेशन जब आप करोगे रिवाइज, तभी ये चीज ज्यादा अच्छी आपकी इफेक्टिवली रिवाइज होगी। बट आई होप आपको रिलीफ का कॉन्सेप्ट कुछ कुछ याद आ रहा होगा। और एक बात ध्यान रखिएगा, जो रिलीफ होती है वो रेजिडेंट्स और नॉन रेजिडेंट्स दोनों को मिलती है मार्जिनल रिलीफ। और ये मार्जिनल रिलीफ का रीजन क्या होता था, 50 लाख वाला बोलता था मेरे को तो सरचार्ज लग नहीं रहा, तो मेरे को टैक्स बहुत कम पड़ रहा है। लेकिन जो 50 लाख 10,000 कमा रहा है, उसको सरचार्ज भी पड़ जाता था, तो उसका टैक्स बहुत ज्यादा पड़ जाता था उसको। तो हम फिर वो डिफरेंस निकालते थे कि 50 लाख वाले पे कितना टैक्स पड़ रहा है, 50 लाख 10,000 वाले पे कितना टैक्स पड़ रहा है। और फिर हम बोलते थे ले इसकी इनकम तो 10,000 बढ़ी है, लेकिन इनकम टैक्स इतना ज्यादा बढ़ गया, तो हमने कहा था 10,000 से ज्यादा का इनकम टैक्स नहीं लेना इससे, बाकी का हम क्या देते थे, रिलीफ। क्या आपको याद आ रहा है? फिर एक कॉन्सेप्ट ना रिबेट का भी होता था, रिबेट। ये रिबेट मिलता था टैक्स के अमाउंट में से, और ये रिबेट सिर्फ किसको मिलता था, रेजिडेंट इंडिविजुअल ओनली। ध्यान रखिएगा, एचयूएफ को भी रिबेट नहीं मिलता, चाहे वो रेजिडेंट क्यों ना हो। और उसको ये रेजिडेंट इंडिविजुअल को भी सिर्फ किसको मिलेगा, जिसका टोटल इनकम 5 लाख से क्रॉस नहीं कर रहा। कितना रिबेट है, इक्वल टू द अमाउंट ऑफ टैक्स। ये ना बोलो 12,500, मैक्सिमम है 12,500, उससे कम हो सकता है, उससे ज्यादा नहीं हो सकता। यानी अगर टैक्स बिफोर सेस बन रहा है 7,000, तो रिबेट भी कितना होगा, 7,000। और एक बात आपको शायद ध्यान हो कि रिबेट नहीं मिलता 112A वाले एलटीसीजी के टैक्स पे। इसका मतलब ये हुआ, अगर हमारे क्वेश्चन में एलटीसीजी 112A का आ गया, तो उसका जो टैक्स होगा उसमें से हम क्या अलाउ नहीं करते, रिबेट। इसके ना हमने एक न्यूमेरिकल करा था मेन क्लास के अंदर, जिसमें हमने डिस्कशन करी थी। वैसे मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूं, अगर मान लीजिए किसी एसएससी का सिर्फ एलटीसीजी है 112A का, आप इसका टैक्स कैसे निकालोगे, देखते हैं। मान लीजिए किसी का एलटीसीजी 112A का 4 लाख का एलटीसीजी है, हाउ विल यू कैलकुलेट द टैक्स, और कोई इनकम नहीं है मान लो, कैसे कैलकुलेशन करोगे? 1 लाख से ऊपर वाले पे टैक्स लगाओगे, कितने पे लगेगा, 3 लाख। 3 लाख पे क्या लगेगा, 10%, कितना हो गया, 30,000। डेफिशिएंसी भूल गए। ये मैंने आपको तब भी कहा था कि जब आप टैक्सेस निकालते हो, फॉर्मेट के हिसाब से चलो। फॉर्मेट क्या बोलता था हमारा, टैक्स ऑन नॉर्मल इनकम पहले निकालो। बताओ क्या कोई नॉर्मल इनकम है हमारे पास, क्या हमारे पास कोई नॉर्मल इनकम है, जी नहीं। तो बताइए नॉर्मल इनकम पे टैक्स कितना आ गया, नील। और एक बात आपको हमने सिखाई है कि अगर नॉर्मल इनकम पे टैक्स नील आता है, तो शायद नहीं, पक्का पक्का क्वेश्चन में क्या है, डेफिशिएंसी। और डेफिशिएंसी क्या होती थी कि भाई हमारा एसएससी बोलता था कि देखो आप 2.5 लाख तक की इनकम पे कोई टैक्स नहीं लेते, तो मेरी तो नॉर्मल इनकम है ही नहीं, तो वो जो 2.5 लाख की एग्जम्पशन आपने मेरे को देनी थी, वो इसमें से दे दो ना। कौन सी इनकम में से दे दो, स्पेशल इनकम में से डेफिशिएंसी अलाउ कर दो। पर पहले मेरा क्वेश्चन ये है, क्या स्पेशल इनकम्स में से आप डेफिशिएंसी अलाउ करवा सकते हो? कहां कहां से करवा सकते थे, एसटीसीजी 111A से भी करवा सकते हो, एलटीसीजी 112 से भी करवा सकते हो, 112A से करवा सकते हो क्या, ये याद नहीं हमें। क्या 112A में से डेफिशिएंसी अलाउ होती है, होती है, बिल्कुल होती है। कैजुअल इनकम में से नहीं होती थी, और एक जो हमने अनडिस्क्लोज सोर्सेज ऑफ इनकम करी है, उसमें से नहीं होती अलाउड डेफिशिएंसी।
तो आपको ये बात ध्यान रखनी है, अगर मेरी नॉर्मल इनकम नील आ जाती है तो आय या नील आ जाती है, या हो सकता है ऐसा भी हो नॉर्मल इनकम 50,000 की हो तो भी टैक्स नील आएगा नॉर्मल इनकम पे। तो बताओ उस केस में भी डेफिशिएंसी है, क्योंकि अगर नॉर्मल इनकम ही 50,000 है तो हमें लॉ कहां तक बेनिफिट देता है, 2.5 लाख, तो 2 लाख की डेफिशिएंसी है वहां भी। तो हमारा चेक पॉइंट क्या था, सारे बच्चे ध्यान से सुन लो, जब भी नॉर्मल इनकम पे टैक्स नील आया वी हैव टू चेक अबाउट डेफिशिएंसी। अब अगला क्वेश्चन पूछता हूं मैं आपसे, 4 लाख रुपए का एलटीसीजी था, उसमें से 1 लाख तो आपने कहा वैसे ही एग्जम्प्ट है, उस पर तो टैक्स लगना ही नहीं, 3 लाख की रहेगी इनकम जिस पे टैक्स लगना है, लेकिन 2.5 लाख की डेफिशिएंसी भी है क्योंकि मेरी नॉर्मल इनकम नील है, तो सारी की सारी डेफिशिएंसी है। तो बताओ 3 लाख में से 2.5 लाख गया, कितना रह गया, 50,000। 50,000 के ऊपर 10% लगेगा, कितना हो गया, 5,000। इसमें से क्या मिल जाएगी, रिबेट मिलेगी नहीं, क्योंकि सिर्फ 112A का टैक्स है। क्या आपको सबको ये बात समझ में आ रही है? आपको पता है यही अगर एलटीसीजी ना होता यहां, या अगर मैं बोलता ये एलटीसीजी 112A वाला नहीं 112 वाला है, सपोज मैं ये बोलता, तब ये आंसर पता कैसे होता, 4 लाख में से 2.5 लाख रुपए तो की तो क्या है डेफिशिएंसी, तो कितना रह गया बताओ, 1.5 लाख। 1.5 लाख के ऊपर क्या रेट लगता, 10%, कितना आ गया, 15,000। सर मैंने 10 लगा दिया, 4 लाख में से 2.5 गया, 1.5 रह गया, 1.5 के ऊपर 20%, 30, ये आ गया टैक्स बिफोर रिबेट एंड सेस। बताओ क्या इसमें से रिबेट मिलेगी, यस। क्यों मिल रही है रिबेट, रेजिडेंट इंडिविजुअल है और टोटल इनकम किससे क्रॉस नहीं कर रही, 5 लाख। तो मेरे को बताओ रिबेट कितनी मिल जाएगी यहाँ पे, 12,500 पूरी मिल जाएगी। तो आई होप सबको ये कॉन्सेप्ट ध्यान आ गया होगा। हेल्थ एंड एजुकेशन सेस लगा देंगे हम, ठीक है, 4% किस पे लगाएंगे, सरचार्ज और टैक्स मिलाकर। उसके बाद एक डिडक्शंस का पॉइंट हम सीखते थे, क्या पॉइंट था, जो 80C to 80U की डिडक्शंस हैं वो सिर्फ और सिर्फ किससे अलाउ होती हैं, नॉर्मल इनकम। क्या डिविडेंड नॉर्मल इनकम है, क्या डिविडेंड इनकम नॉर्मल इनकम है, यस। क्या एलटीसीजी 112 है, एसटीसीजी 111 है, कैजुअल इनकम 115 बीबी, इनमें से किसी में से भी आपको डिडक्शन अलाउ नहीं होती, यानी डिडक्शन इज अलाउड ओनली टू द एक्सटेंट ऑफ नॉर्मल इनकम। याद रहेगा, हाँ कि ना? इससे फर्क क्या पड़ता था, किसी को याद हो? अगर डिडक्शन का चेक पॉइंट लग जाता था, किसी को याद हो, उससे एक कॉन्सिक्वेंस और निकल के आता था। सपोज करो मैं डिडक्शन पूरी अलाउ नहीं कर पा रहा क्योंकि मेरे पास नॉर्मल इनकम है नहीं। डिडक्शन कब पूरी अलाउ हो जाती होगी, जब नॉर्मल इनकम है। अगर नॉर्मल इनकम कम है तो डिडक्शन पे लिमिट लगेगी। इससे एक और कॉन्सिक्वेंस क्या आता था, डेफिशिएंसी का, क्योंकि अगर डिडक्शन पूरी अलाउ नहीं हो पा रही इट मींस आपके पास नॉर्मल इनकम अवेलेबल नहीं है, और अगर आपके पास नॉर्मल इनकम अवेलेबल नहीं है मतलब पक्का पक्का डेफिशिएंसी का भी क्वेश्चन है। तो प्लीज इन सारी चीजों को माइंड में क्लियर रखिएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हमने ये डेफिशिएंसी वाला पॉइंट लिख दिया सारा, इसको भी पढ़ लो कि अगर नॉर्मल इनकम एग्जम्पशन लिमिट से कम हुई तो उसको हम लोग डेफिशिएंसी बोलते हैं। ये डेफिशिएंसी किससे अलाउ नहीं होती, कैजुअल इनकम। अच्छा एक क्वेश्चन और आंसर देना, जो ये डेफिशिएंसी होती है क्या ये रेजिडेंट्स को मिलती है, नॉन रेजिडेंट्स को भी मिलती है? रेजिडेंट इंडिविजुअल एचयूएफ या इंडिविजुअल ओनली? एंड व्हाट अबाउट फर्म कंपनी? फर्म कंपनी में तो डेफिशिएंसी आती ही नहीं, आ ही नहीं सकती। क्या कारण था, देयर इज नो स्लैब सिस्टम, वहां तो कोई एग्जम्पशन ही नहीं दे रखी कि आप बोलो डेफिशिएंसी आएगी। ये बात ध्यान रखिएगा, डेफिशिएंसी इज अलाउड ओनली टू रेजिडेंट, इंडिविजुअल और एचयूएफ दोनों को अलाउड है। तो ये हमने यहां पे लिखा हुआ है कि ओनली इन केस ऑफ रेजिडेंट इंडिविजुअल या रेजिडेंट एचयूएफ। और किस किस से अलाउ करवा सकते हो डेफिशिएंसी, जल्दी बोलो। 111 ए, 112, 112 ए, 115 बीबी, नो, यस और नो। लोकल अथॉरिटी के टैक्स रेट 30% थे और सरचार्ज इनके ऊपर लग जाता है कितना, 12%, अगर 1 करोड़ से ऊपर इनकम है।
और कोऑपरेटिव सोसाइटी के भी आप रेट एक बार देख लेना, छोटा मोटा क्वेश्चन इसमें से आ सकता है, तो टैक्स रेट आप इसके याद कर लीजिएगा। अगले पेज पे एक जो समरी हमने बना के दी हुई है, ये वैसे मेन बुक के अंदर भी बनी हुई है, फर्म के टैक्स रेट रिवाइज करवा दो फटाफट। नॉर्मल इनकम 30%, स्पेशल इनकम स्पेशल रेट। कंपनी के रेट क्या थे, अगर डोमेस्टिक कंपनी है तो अलग रेट थे, फॉरेन कंपनी है तो अलग रेट थे। डोमेस्टिक कंपनी का टैक्स रेट क्या था, 25% टर्नओवर देखते थे हम। कौन से ईयर की टर्नओवर देखते थे, पिछले साल की, पिछले से पिछले साल की। अगर प्रीवियस ईयर 21-22 है ना, तो आप प्रीवियस ईयर 19-20 की टर्नओवर देखते थे। इसका लॉजिक मैंने आपको बताया था कि एडवांस टैक्स वगैरह भरना होता है कंपनी ने, तो टर्नओवर अभी पिछले साल की तो फाइनली नहीं हुई होगी, उससे भी पिछले साल की टर्नओवर देखते थे, 19-20 की टर्नओवर देखते हैं। कौन से रेट का, कौन सा टैक्स रेट देखने के लिए, 21-22 का, क्योंकि आपको कौन सा प्रीवियस ईयर एप्लीकेबल है, 21-22। तो 21-22 का टैक्स रेट 25% कब लगेगा, अगर प्रीवियस ईयर 19-20 की टर्नओवर 400 करोड़ तक है, और अगर 400 करोड़ से ऊपर हुई तो 30%। फॉरेन इनकम में कोई छूट नहीं है, फॉरेन कंपनी में वहां सीधा 40% है। हाँ जी। उसके बाद रिबेट, रिबेट सिर्फ किसको मिलती है, रेजिडेंट इंडिविजुअल जिसकी टोटल इनकम 5 लाख तक है। ध्यान रखना, रिबेट में जीटीआई नहीं देखनी, रिबेट में टीआई देखनी। कई बार बच्चे पेपर में रिबेट देते हुए ग्रॉस टोटल इनकम देखने लग जाते हैं। ग्रॉस टोटल इनकम 5 लाख से ऊपर आ रही होती है और टोटल इनकम 5 लाख से नीचे आ रही होती है, बच्चा बौंदल जाता है। और एक बात और ध्यान रखना, ये जो 3 कॉन्सेप्ट है ना, एक रिबेट, एक रिलीफ और एक ये डेफिशिएंसी। सुन लो, जो रिबेट का कॉन्सेप्ट है ये सिर्फ रेजिडेंट के लिए है, जो रिलीफ का कॉन्सेप्ट है ये रेजिडेंट और नॉन रेजिडेंट दोनों के लिए है, और जो डेफिशिएंसी का कॉन्सेप्ट है ये भी सिर्फ रेजिडेंट के लिए। वैसे अगर आप कॉमन सेंस लगाओ ना, जो ये डेफिशिएंसी का कॉन्सेप्ट है, आपका कॉमन सेंस तो ये बोलेगा कि सर ये सबको अलाउ होनी चाहिए, क्योंकि नॉर्मल इनकम का बेनिफिट तो आप नॉन रेजिडेंट को भी देते हो 2.5 लाख तक का, तो डेफिशिएंसी इसको भी अलाउ होनी चाहिए, लेकिन लॉ नहीं अलाउ करता। गलती मत कराना, पेपर में जब कॉमन सेंस लगाने लगोगे तो थोड़ी गलतियां भी हो जाती हैं। लेकिन सरचार्ज वाला जो रिलीफ है, मार्जिनल रिलीफ, वो सबको मिलता है, और रिबेट सिर्फ किसके लिए लेके आए हुए हैं, रेजिडेंट। आई होप आपको ये चीज याद रहेगी। और रिबेट का कॉन्सेप्ट और कहीं नहीं है, सरचार्ज का कॉन्सेप्ट हर जगह है। फर्म के अंदर सरचार्ज एक ही है, 12%, अगर टोटल इनकम किससे क्रॉस करती है, 1 करोड़। कंपनी के केस में अलग अलग सरचार्ज थे। बताइए डोमेस्टिक और फॉरेन में से कहां ज्यादा सरचार्ज का रेट था, डोमेस्टिक। याद कैसे किया था हमने कि डोमेस्टिक में टैक्स रेट कम है पर सरचार्ज ज्यादा है, फॉरेन कंपनी में टैक्स रेट ज्यादा है पर सरचार्ज कम है। क्या क्या रेट थे, 7 और 12, और उधर क्या रेट थे, 2 और 5। और एक कैसे देखते थे, 1 करोड़ से ऊपर 10 करोड़ तक, और 10 करोड़ से ऊपर, यानी अगर कंपनी 1 करोड़ तक कमा रही है, नो सरचार्ज। और इंडिविजुअल में वही सरचार्ज कब से शुरू हो जाता है, 50 लाख। क्या कंपनी के केस में रिलीफ मिलता था, मार्जिनल रिलीफ? क्या कंपनीज के केस में मार्जिनल रिलीफ मिलता था? यस। और उसमें ना एक पॉइंट ध्यान रखना, जब 10 करोड़ से ऊपर वाली कंपनी आती है तो आपने वहां पे वो ध्यान रखना होता है कि 10 करोड़ वाली कंपनी पे जब आप टैक्स निकाल रहे हो तो उस पे 1 करोड़ से लेके जो 10 करोड़ वाला सरचार्ज है वो एप्लीकेबल करके आपने वो कैलकुलेशन करनी है। क्या आपको ये बात याद आ रही है, हाँ कि ना? तो मार्जिनल रिलीफ का जो कॉन्सेप्ट है ना, सरचार्ज के साथ जो होता है, वो हर जगह एप्लीकेबल है, ध्यान दे लो। लेकिन जो सेस का भी कॉन्सेप्ट है वो भी हर जगह अवेलेबल है। और जो ये चैप्टर 6A की डिडक्शंस हैं, ये सिर्फ किससे अलाउ होती हैं, सारे असेसिस को, ओनली नॉर्मल इनकम। और अगर मैं डेफिशिएंसी की बात करूं, जितने भी ये वाले कॉन्सेप्ट हैं, फर्म, डोमेस्टिक कंपनी, फॉरेन कंपनी, यहां तो डेफिशिएंसी आ ही नहीं सकती। और जो हमारा इंडिविजुअल एचयूएफ है, वो अपनी डेफिशिएंसी कहां से एडजस्ट करवा सकता है बताइए? या तो एलटीसीजी या एसटीसीजी 111 है। जब मैंने अकेला एलटीसीजी लिखा है, इसका मतलब क्या है, 112 वाला भी आ गया और 112A वाला भी आ गया। वैसे अगर आपको याद हो, मैंने ना डेफिशिएंसी का कुछ ऑर्डर भी लिखवाया था आपको, कि डेफिशिएंसी आपको किस ऑर्डर में एडजस्ट करनी चाहिए। तो सुनना, सबसे पहले हमने कहा था हमें डेफिशिएंसी एडजस्ट करनी चाहिए LTCG 112 वाले से, क्योंकि इसका टैक्स रेट 20% है। फिर हमें इसे एडजस्ट करना चाहिए
STCG 111A से, और फिर हमें से एडजस्ट करना चाहिए LTCG सेक्शन 112A से, क्योंकि इसका रेट होता था 20%, इसका रेट होता था 15% और इसका रेट होता था 10%। क्या आपको ये सारी चीजें याद आ रही? यस और नो? तो मेरा ख्याल चैप्टर खत्म हो गया है पहला। देखिए ये चैप्टर बड़ा बेसिक चैप्टर था, इसकी कैलकुलेशंस आपको एक बार जरूर रिवाइज करनी पड़ेंगी, क्योंकि कैलकुलेशंस के बिना ये चैप्टर थ्योरेटिकली निकल जाएगा, और ये चैप्टर ऐसा है जो आगे पूरे सिलेबस में कहीं ना कहीं काम आ ही जाता है, क्योंकि टैक्स रेट, टैक्स निकालना तो किसी भी चैप्टर में आ सकता है। यस और नो? यस और नो?